Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. In today's lecture, I am going to discuss about the revision lecture, or sort of like it's a revision lecture for wave optics. So first let me tell you how much wave optics chapter is important for you people from your exam point of view, that is basically IIT advanced exam. तो अगर थोड़ा प्रीवियस पास्ट ईयर्स में जाएं तो in last 20 years, is it 20 years means starting from 2000 to 2020, is it last 20 year, almost you can say like every year IIT has asked questions from this wave optics chapter, excluding maybe like 2 or 3 year maximum, otherwise it's only 1 or 2. Otherwise, in every year, IIT has asked at least one question, and even in some year, it has asked even 2 questions from same chapter. Another important thing is, अगर आप इस चैप्टर को थ्योरेटिकली जाते हैं मतलब शुरुआत से, then this is very small chapter. I mean like it's not very lengthy. Within like 8 to 10 hours of lecture, you can finish this chapter from the scratch with some around 8 hour of practice. So means if I just tell you within one day, actually like means almost like less than 24 hour, you will be able to finish this chapter 24 hour when you are study hour, actually I mean, and you will be definitely you will be securing or scoring good like few marks from your IIT. अनदर पॉइंट हियर इज़ दैट कि जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते इस चैप्टर से. दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर. अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस चैप्टर को सॉल्व करना. तो in from all point of view, like cumulatively I will say this is very important chapter, क्योंकि हर साल इसमें से लगभग श्योर है कि आईआईटी क्वेश्चन पूछती है, वो भी अच्छे क्वेश्चंस, मतलब कि आसान क्वेश्चन आते हैं जिनको आप, अगर चीज़ें आपको आती हैं, कंसेप्ट आते हैं, आपको अप्लाई करना आता है, तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम योर आईआईटी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट विल गिव यू ए गुड कॉन्फिडेंस बूस्ट इन योर एग्जाम आल्सो. सो दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, सो लेट्स नाउ कंटिन्यू हियर. अनदर पॉइंट, अगर आपको चीज़ों को एकदम डिटेल में समझना है, अच्छे से समझना है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो विद द लेक्चर इन कंप्लीट डिटेल. इस रिवीजन लेक्चर में मैं थोड़ा सा वाला चीज़ों को आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि जो आपने पहले पढ़ा है बेसिकली, तो लाइक हाउ दोज थिंग्स, लाइक क्या क्या चीज़ें थी और जो हमें लाइक इस चैप्टर में सॉर्ट ऑफ लाइक इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली हमें ध्यान रखने वाली कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा. आपको एग्जैक्टली उन्हीं सब चीज़ों को अगर डिटेल में समझना है, only you have to do is go for detailed lecture from this chapter. Okay, so the wave optics basically ये optics के बारे में ही है. Optics means studying the behavior of light when it is acting like a, or it's basically like a wave. एक लाइट को अगर हम वेव मानते हैं तो उसके इस बिहेवियर को समझने को हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं. वही जब रे मान लें या पार्टिकल मान लें, देन वी स्टडी रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. तो यहाँ पे क्योंकि वेव को लाइक ऑप्टिक्स मीन्स लाइट को अपन ने यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, एक वेव, सही ना. तो हमें वेव क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए, जो कि लाइक बहुत आसान सी चीज़ है. वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, राइट. और जिसको हम y इक्वल टू सम a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस के एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और अगर नॉर्मली कभी कभी हम सिंपली y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी भी लिख देते हैं, वहाँ पे के एक्स को कांस्टेंट रख कर, मतलब लाइक इग्नोर करते हुए बेसिकली, और आइदर x इक्वल टू 0 पे पुट कर दें. तो एक इसमें जो पॉइंट आता है, फर्स्ट थिंग इज लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, क्योंकि इससे भी ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर किसी एक पॉइंट से
दो वेव या दो से अधिक वेव एक साथ पास करती हैं, सो मीन्स व्हेन टू एंड मोर देन टू डिस्टर्बेंसेस आर पासिंग थ्रू ए सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि दो वेव हैं, इनका डिस्टर्बेंस है y1 एंड y2, अगर दोनों वेव एक ही पॉइंट से साथ में पास कर रही हैं, देन द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस it's given by y resultant is equal to y1 plus y2. This is resultant disturbance when two and more than two waves are passing through same point or is it in same time. तो इससे क्या रहता है कि अगर मैं ये लिखता हूँ y1 is equal to some a sine of let's say omega t and y2 is equal to a sine of omega t प्लस सम फाई, मान के चलते हैं इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास y आता है उसका एक ए रिजल्टेंट साइन ऑफ सम ओमेगा टी प्लस सम फाई नॉट, इज इट कुछ नया फेज डिफरेंस, और ये फाई क्या है, इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा ए आर आ जाता है यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाई। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट देखो डिपेंडिंग ऑन फाई मतलब दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस, तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गई, मतलब कि फाई की वैल्यू क्या हो गई 0 या 2 पाई हो गई, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में एम्पलीट्यूड हमारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। इट विल बी लाइक ए रिजल्टेंट स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर फाई की वैल्यू हमारी पाई का ऑड मल्टीपल हो जाता है तो कॉस फाई क्या हो जाएगा -1, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारा अल्टीमेटली नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रही है, तो किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, किसी दूसरे पॉइंट पे घटती है, तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, इज इट व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर सुपर इम्पोजिंग ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो उस सिचुएशन में हमें मालूम है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर दो वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। तो इस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन फाई फेज डिफरेंस एक पॉइंट पे जो दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, मतलब ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, घट भी सकती है। सो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ टू सुपर इम्पोजिंग वेव वी कॉल दैट फेनोमेना एज इंटरफेरेंस। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन में करना क्या है, आपके पास दो वेव भी सुपर इम्पोज कर सकती हैं, दो से ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो आपको हर एक वेव को क्या है, एक फेजर डायग्राम, मतलब एक वेव का लाइट से y1 विद फेज 0 ले लिया, दूसरा y2, तीसरी y3 और चौथा y4। तो इस तरह से आपको y5 सबको एक फेजर में ड्रॉ करना है, मतलब ये एम्पलीट्यूड और उसका फेज। जैसे मैं इसका फेज को 0 सेट कर देता हूँ ये, तो इसका फेज क्या आ गया फाई, तो ये आ गया y1 0, तो दूसरा क्या होगा y2 फाई, अब इसका y3 का कुछ फाई 3 फाई 2 सो ऑन। तो इस तरह से तो फिर इनका रिजल्टेंट एडिशन, जैसे अगर ये दोनों क्या है आउट ऑफ फेज में तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। फिर इस तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, इनका रिजल्टेंट ऊपर कंपोनेंट ये कंपोनेंट, और रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, मतलब इनको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। रिमेंबर दैट डेफिनेटली दीज डिस्टर्बेंसेस आर नॉट वेक्टर, ये सच है, ये ट्रू है, बट हम इन्हें सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के टाइम पे वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है और उसके हिसाब से हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी आ जाती है। तो इंटेंसिटी भी डिपेंडिंग ऑन फाई इज द फेज डिफरेंस, वो कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है, एंड दिस इज बेसिकली योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइक बेसिकली योर इंटरफेरेंस फेनोमेना। तो इंटरफेरेंस में अब फाई, इफ फाई इज इक्वल टू व्हाट 0, और यू कैन से इट्स 0, 2 पाई 4 पाई, इज इट लाइक दैट। उस सिचुएशन में जो रिलेशन आता है हमारे पास डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एक्स आ जाता है एन लैम्डा, मतलब लैम्डा का मल्टीपल। इस सिचुएशन में जो इंटरफेरेंस होता है इट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली इफ
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2, मतलब λ/2 का अगर ऑड मल्टीपल आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होती है, इंटेंसिटी हमारी कम हो जाती है, दिस इज कॉल्ड योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपना हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ लाइक ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। जो रे है अगर किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है ना, तो अगर ये एयर होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ दोनों हम बराबर ले लेते हैं। लेकिन जब रे किसी डेंसर मीडियम से गुजरे, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइक मोर देन 1 है, तो उस सिचुएशन में उसमें स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा बेसिकली पाथ ट्रेवल करती है और ऑप्टिकल पाथ हायर हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स टी, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड टी इज इट्स जियोमेट्रिकल लेंथ। तो ये म्यू टी हो जाती है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्लियर ना? तो मतलब ये होता है कि यहाँ से एक रे पास करती है और एक ये एयर से पास करती है, तो ये क्या हो रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस की वजह से कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है, और पाथ डिफरेंस अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी, दिस इज ऑप्टिकल पाथ माइनस जियोमेट्रिकल पाथ। क्लियर? सो दिस इज जस्ट लाइक सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इनकी कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत आसान भी है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे या अपने कुछ भी बेसिक सी थोड़ा सा भी समझा होगा तो आपको ये बहुत रट जाती हैं अपने आप, क्योंकि हम उनको कंडीशन को बहुत जगह यूज़ करते हैं। ओके, कोहेरेंट सोर्स एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स। तो ऐसे सोर्सेस, पेयर ऑफ सोर्स जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, जो फेज डिफरेंस है आइदर इट्स जीरो और इट इज सम कांस्टेंट बट इट मस्ट नॉट बी चेंजिंग विद टाइम, उस तरह के दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। एंड जो इंटरफेरेंस फेनोमेना है उसको प्रैक्टिकली लाइक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए लैबोरेटरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मस्ट कंडीशन टू हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि दो अलग अलग सोर्सेज से एक कोहेरेंट सोर्स पेयर बनाना बेसिकली। तो हमें क्या करना होता है कई बार कि हम एक ही सोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, देन दैट गिव्स यू द बेस्ट कंडीशन और बेस्ट पॉसिबल केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। तो जो यहाँ का इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से ये समझ लो कि लगभग इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन 90% पूछे जाते हैं। बाकी 10% के लिए थोड़े बहुत चीज़ों को सुपरपोजिशन वगैरह ये सब पूछ लिया जाता है। बाकी 90% क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन ओनली दिस टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड YDSE, दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट जिसने बेसिकली साइंटिस्ट को फोर्स किया, सोचने के लिए मजबूर किया कि लाइट का वेव नेचर होता है। क्रिश्चियन हाइजन ने भी प्रपोज की थी थ्योरी, बट एवरीवन like dumped his theory, nobody was able to believe, nobody was ready to believe. But after Thomas Young's experiment, this Young's double slit experiment, scientists started thinking about the wave nature of light. ओके, तो यहाँ पे सेटअप आपको सबको मालूम ही होगा, एक अपने पास चैम्बर होता है, यहाँ पे एक बल्ब है, तो यहाँ से एक लाइट जा रही है, एक सोर्स की तरह काम करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, चैम्बर में दो स्लिट्स कट कर देते हैं, स्लिट 1 स्लिट 2, तो यही लाइट यहाँ दोनों स्लिट से जाती है और फिर ये दो सोर्स की तरह काम करता है। और अल्टीमेटली यहाँ एक स्क्रीन रखते हैं जहाँ पे ये दोनों से लाइट जाती है डिपेंडिंग ऑन की पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह की स्लिट्स, मतलब एक पैटर्न बन जाता है जिसको अपन फ्रिंजेस बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली फ्रिंज पैटर्न। तो जिसको ये फ्रिंज पैटर्न क्या है, कैसे आता है, ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हमारा जो कन्वेंशनली रहता है, ये कैपिटल डी रहता है, दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी लेते हैं, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और नॉर्मली एयर मीडियम है। तो अभी देखो यहाँ होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जो सेंटर पे है दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो रहता है, तो फेज डिफरेंस जीरो रहता है, और जब फेज डिफरेंस जीरो होगा उस सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। इन जनरल टर्म अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे P ले रहा हूँ, देन दिस इज एंगल थीटा, तो इसके लिए जो P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस हम लिखते हैं, पाथ डिफरेंस दिस इज गिवन बाय D sin थीटा। क्लियर?
हाँ, अब यहाँ पे रहता है कंडीशन कि अगर फॉर स्मॉल थीटा, ये ध्यान रखने का कि जब एंगल थीटा छोटा हो जाए तभी हम लिखते हैं साइन थीटा को हम ऑलमोस्ट राइट थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा में हम इसको, ये डिस्टेंस y रहती है और ये कैपिटल D, तो दिस इज इक्वल टू y बाई कैपिटल D। लेकिन ये ध्यान रखने का कि अगर ये थीटा की वैल्यू छोटी नहीं है तो ये अजम्पशन वैलिड नहीं रहता है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा चीज़ें कि तुम्हें थीटा की वैल्यू बड़ी दे दी जाएगी और अगर तुमने गलती से भी ये अजम्पशन को ले लिया तो फिर तुम्हारा डेफिनेटली रॉन्ग आंसर आएगा। उस सिचुएशन में अगर थीटा की वैल्यू बड़ी है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये y और ये d तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा को तुम लिखोगे साइन थीटा will not be equal to theta and it will be equal to y divided by under root d square plus y square। तो यहाँ से तुम्हारा प्रॉपर रिजल्ट आएगा। सिंपल थिंग, YDSE क्या है, आई थिंक एवरीवन इज फैमिलियर विद दैट। क्या होता है, कैसे होती हैं चीज़ें, कहाँ से क्या किस तरह का पैटर्न बनता है, फ्रिंजेस बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स बनते हैं, डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, बेसिकली इनकी थिकनेस, इनकी विड्थ सब कुछ हम निकाल लेते हैं। फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये रहता है बेसिकली कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स के बीच का सेपरेशन या फिर दो डार्क स्पॉट्स के बीच का सेपरेशन, तो वो करस्पॉन्डिंगली तो मैं बेसिकली या ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का विड्थ दे देता है जो कि बराबर रहता है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो जो फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड करता है तुम्हारा वेवलेंथ पे, डिपेंड करता है कैपिटल D स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के सेपरेशन पे, और इनवर्सली रिलेटेड होता है दो स्लिट्स के बीच के सेपरेशन पे। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आ गई। यहाँ पे ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है d साइन थीटा। छोटे थीटा के लिए हम ये लिख सकते हैं, बड़ा थीटा होगा तो हमें यही लिखना होगा। अब यहाँ पे कंडीशन रह जाती है, कंडीशन वही फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, मतलब किस पॉइंट पे तुम्हारी एक ब्राइट स्पॉट बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। तो सिंपल सी कंडीशन है कि हमारे पास अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग थीटा पे क्या आ रहा है, पाथ डिफरेंस क्या आ गया ये। अब ये जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू अगर क्या हो गई, इज इट इफ डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू d साइन थीटा, अगर ये एन लैम्डा के बराबर है, इफ इट इज देन व्हाट, इट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, right? And similarly if delta x that is equal to d sin theta, it's multiple of 2n plus 1 into lambda by 2, उस सिचुएशन में क्या होगा, it will be a destructive interference। क्लियर, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जा सकता है कि किसी भी बाई पे कौन से नंबर का फ्रेंस बनेगा, तो वहाँ पे आप बाई की या थीटा की वैल्यू रख दोगे डी वाई बाई, तो एन की वैल्यू निकाल देंगे, एन इज इक्वल टू 0, इट्स बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा, एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, एन इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम प्लस एन लेते हैं, नीचे की तरफ मतलब -1 2 3 सो ऑन, तो वो करस्पॉन्डिंगली तुम्हारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सिमा मिनिमा हो जाते हैं, बट डाउन द सेंट्रल बेसिकली और डाउन दी बिलो द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये YDSE सिंपल केस हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें परिवर्तन कर दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस ला दिए जाते हैं। अब वो चेंजेस का क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो YDSE क्या है, सेटअप क्या है, वो समझ में आना चाहिए आपको, ये तो मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे पाथ डिफरेंस ये कहाँ से आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने डायरेक्टली रिजल्ट दिखाया है कि ये स्लिट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d है, स्मॉल d, ये कैपिटल D है, y डिस्टेंस p पॉइंट है, तो उस टाइम पे डेल्टा एक्स हमारा d साइन थीटा हो जाता है। थीटा छोटे के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़े के लिए यही रिलेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बीटा जो कि बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, सही है ना, तो ये क्या होगा फ्रिंज विड्थ। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होगी, या फिर मतलब फ्रिंज विड्थ ये है, लैम्डा चेंज करने पे फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं। ये बाई है, तो अगर तुम्हारे पास एक फ्रिंज विड्थ पता है तो तुम ये भी बता सकते हो कि इतनी डिस्टेंस तक कितनी फ्रिंजेस बनेगी, सही ना। अब वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो उसी डिस्टेंस में बन रही हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है अगर हमें चीज़ें आती हैं, हमें चीज़ें याद हैं तो, है ना। और ये कंडीशन सिंपल्स हैं,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगाने का। हाँ, इनको फेज की टर्म्स में, मतलब ये पाथ डिफरेंस की टर्म्स में लिख दिया मैंने कंडीशन। फेज डिफरेंस की टर्म्स में हम लिखते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई और 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, राइट। तो दिस इज, अभी जो इसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं वो एक तो चेंजेस आता है यहाँ पे कि किसी स्लैब के सामने, सॉरी स्लिट्स के सामने कोई स्लैब इंसर्ट कर दी जाती है, सही ना। सो मेन केस ये है। अब इसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। स्लैब कभी इंसर्ट कर दिया गया तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है वो भी आपको समझना जरूरी है, बट क्या आ रहा है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना काफ़ी होगा बेसिकली। तो उसको कैसे एडजस्ट करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर इसी में चीज़ आता है कि इसी को किसी मीडियम में सबमर्ज कर दिया गया, पार्शली सबमर्ज किया गया, आधा या पूरा सबमर्ज कर दिया गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों में, है ना। तो ये चेंजेस आ गए। फिर अभी हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ डायग्राम आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, बट हमने ये जो सिचुएशन लेते हैं वो वहाँ पे जो सोर्स है ओरिजिनली हमने उसको सिमेट्रिकली रखा है। तो रे यहाँ से कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा, इधर ही जो भी है पाथ डिफरेंस आ रहा है। कभी कभी रेज हैं वो हमारी क्या होती हैं, पैरेलल बीम, तो एक इस सिचुएशन में क्या होगा, इस तरह से इंसिडेंट होती हैं। सो दे आर इंसिडेंट ऑब्लिकली, या फिर आप समझ सकते हो कि सोर्स को आपने सिमेट्रिकली नहीं रखा है, कहीं ऊपर या कहीं नीचे ऐसे रख देते। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इधर ये जो स्लिट से पहले भी रेज के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस आता है। तो यहाँ जब रेज इंटरफेयर करेंगी पी पॉइंट पे, तो उस टाइम पे ये पाथ डिफरेंस भी इनके इंटरफेरेंस को डिसाइड करने में लाइक इसकी भी इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये पाथ डिफरेंस और इधर का पाथ डिफरेंस, फिर दोनों को हिसाब से हमें सोचना पड़ता है कि टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल आ रहा है या एन लैम्डा का मल्टीपल आ रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें फिर से बदल जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको और बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो अभी अपन ने YDSC केस क्या है, YDSC एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है, वो अपन को समझ में आ गया, और ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी हम जो इसमें चेंजेस करते हैं वो वन ऑफ द लाइक चेंज है कि YDSC विद ग्लास स्लैब। तो देखो अभी आपको ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि है क्या एक्चुअली में ये ग्लास स्लैब से क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको अपन डिटेल में लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, एक ग्लास स्लैब जब हम रखते हैं ना, तो एक लाइट है जो कि ऐसे मीडियम से ट्रेवल कर रही है, तो ये ग्लास मीडियम से, और यही लाइट अगर एयर मीडियम से ट्रेवल करे तो उसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। आपको ये समझ में आता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब स्पीड भी चेंज हो गई और वेवलेंथ भी हो गई, तो डिस्टेंस उतनी ट्रेवल कर रही है वेव, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ जब चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा वेव इसमें आ जाती है, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन, मतलब कि यहाँ पे ऐसे समझ लो कि ज़्यादा पाथ ट्रेवल करके आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। और जो कि मैथमेटिकली सिंपल टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में ये ऑप्टिकल पाथ को, अगर इसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ जाती है अपनी म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी। और ज्योमेट्रिकल पाथ क्या हो जाती है, मतलब कि अगर यहीं पर ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, मतलब कि यहां अगर कोई स्लैब ना होती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, दैट इज इक्वल टू बेसिकली टी। तो अभी क्या हो रहा है, हमें लग तो ऐसे रहा है कि लाइट यहां से कितना, जब इस स्लैब से गई तो कितना ट्रेवल कर रही है टी, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो एक्चुअली में कितना ट्रेवल कर रही है म्यू टी। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि मीडियम की वजह से जो स्लैब है वो क्या होता है, एडिशनल, ज्योमेट्रिकली आपको चीजें वही दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी मीडियम चेंज होने की वजह से एक एडिशनल पाथ क्रिएट कर देता है, एडिशनल ज़्यादा पाथ लेंथ क्रिएट कर देता है, और वो उसको अपन बोलते हैं पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो अल्टीमेटली पाथ डिफरेंस हमारा आ जाता है, बिकॉज देखो ये पाथ डिफरेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाथ डिफरेंस अल्टीमेटली कनेक्टेड है फेज डिफरेंस से, और फेज डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, इंटरफेरेंस आपका पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि एग्जैक्टली क्या कंडीशन आ रही है। अगर नॉर्मल सेम फेज में, या फिर ऐसे समझो कि अभी इस सिचुएशन में यहाँ पे जो वेव पहुँच रही है, करेक्ट ना, तो उसमें क्या आ रहा है, जो हमारा पाथ डिफरेंस हम लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। ये तो है सिंपल केस।
ये सिमेट्रिकली रखा गया, इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों वेव सेम जा रही हैं, सेम पाथ लेंथ कवर कर रही हैं। लेकिन यहाँ स्लिट्स के बाद क्या हो रहा है, ये वेव ज़्यादा ट्रेवल कर रही है और बजाय ये कम ट्रेवल कर रही है। तो जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आया वो क्या आ गया, S2P माइनस S1P। क्लियर। और जिसको अपन लिख लेते हैं, अगर मैं इसको एंगल ये थीटा ले लेता हूँ तो हम इसी को ले लेते हैं D साइन थीटा। फिर ये अपनी डिस्टेंस हो जाती है D, ठीक है, और ये कैपिटल D है, तो ये हमारा D साइन थीटा आ जाता है। अब देखो ये तो हो गया सिंपल केस। D साइन थीटा किसका मल्टीपल है, D साइन थीटा की वैल्यू n लैम्डा है या λ/2 का ऑड मल्टीपल है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट्स पे हमारा कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्लैब इंसर्ट किया, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है आपको वो समझ में आना चाहिए, क्यों फर्क पड़ रहा है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको यहाँ डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट सिंपल सा आप ये समझ सकते हो कि यहाँ वेवलेंथ चेंज हो जा रही है स्पीड चेंज होने से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर भी बराबर रहती है। तो वेवलेंथ चेंज हो गई तो मतलब ऐसे समझ लो कि सेम पाथ है लेकिन ज़्यादा वेव यहाँ पर ट्रेवल कर गई, और उतने ही सेम पाथ लेंथ बट कम वेव, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आ जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट पाथ आ जाता है बेसिकली ऑप्टिकल पाथ, वो अपन म्यू टी, म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस, ज्योमेट्रिकल पाथ वही है टी। तो एडिशनली जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आ जाता है, म्यू टी माइनस टी, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली ये आता है म्यू -1 इंटू टी। क्लियर, समझ में आया। अब देखो इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब मैंने क्या कहा कि इसी स्लैब को अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, इसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। क्लियर, तो ये तो था इनिशियल पाथ डिफरेंस, और यू कैन राइट विदाउट स्लैब, स्लैब के बिना ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, अब देखो विद स्लैब, विद स्लैब अब क्या होगा, जो हमारी S2P है, क्योंकि इसके सामने हमने कोई पाथ स्लैब इंसर्ट नहीं किया है, तो पाथ अगर S2P है तो वो मैं लिखूंगा सिंपल S2P, ये तो बराबर है ना, इक्विवेलेंट पाथ फॉर S1, जो सोर्स 1 से और सॉरी स्लिट 1 से लाइट जाएगी उसका क्या आ गया, ज्योमेट्रिकल पाथ है S1P आ गया है ना, और प्लस ये इसकी वजह से एडिशनल पाथ इतना आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये इफेक्टिव पाथ हो जाता है बेसिकली S1P प्लस म्यू टी और म्यू -1 इंटू टी। तो ये इफेक्टिव पाथ हो गया जो लाइट S1 से जा रही है P पर। क्लियर, तो अभी स्लैब होने की वजह से जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आया वो क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे अपन S2P माइनस ये वाला टोटल S1P प्लस म्यू -1 इंटू टी। क्लियर, और इसको मैं लिख सकता हूँ S2P माइनस S1P माइनस म्यू -1 इंटू टी। क्लियर, और ये वैल्यू क्या है, ये तो सिंपल पहली वाली है, क्योंकि ये तो क्या है ज्योमेट्रिकल पाथ का डिफरेंस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, D साइन थीटा माइनस म्यू -1 इंटू टी। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये लाइक देखो आपने, मैं वीडियो लेक्चर में देखे होंगे आप, सॉल्यूशन वीडियो में, इसमें काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको समझ में आता है, नहीं आता है देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। ठीक है ना, तो अभी क्या हुआ, चीज़ें हमें ये समझ में आया कि स्लैब रखने से क्या हो रहा है, ये समझो कि हमें दूरी उतनी दिखती है लेकिन लाइट उतनी दूरी में ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर लेती है, तो उसकी वजह से हमारा पाथ डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ बोल देते हैं, और पाथ डिफरेंस जो आता है वो ये लिख लिया अपन ने। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको समझना जरूरी है। तो अभी अपन क्या करें, ये तो अपन को समझ में आया कि S1P S2P YDSC सिस्टम है क्या पूरा, अलग अलग पॉइंट पे दोनों स्लिट से लाइट अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रही हैं, उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आ रहा है और फेज डिफरेंस आ रहा है। तो अगर पहले वेव ऐसे दोनों वेव मान के चलो सेम फेज में है, लेकिन अगर एक को थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल करा दिया, दूसरे को पीछे शिफ्ट कर दिया, वो कैसे हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, पहले सिचुएशन अगर ये थी तो एक वेव ऐसे है, दूसरी वेव को अपन ने क्या कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया, तो कहानी बदल गई ना यहाँ पे। एग्जैक्टली सही ना, ऐसी मतलब ये सिचुएशन थी एक वेव की, दूसरी वेव पहले तो इस सिचुएशन पे थी, अगर इसको दूसरी वेव को मैं थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देता हूँ,
या फिर इसको एक को आगे शिफ्ट कर देता हूँ और एग्जैक्टली λ/2 से, तो कहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये इस सिचुएशन में तो क्या होगा, पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, खत्म। क्लियर ना, सिंपल, आई थिंक यू शुड बी एबल टू इमेजिन इट। क्लियर ना, तो ये सिचुएशन। अब यहीं पे ये जो फर्क है शिफ्टिंग वाला, वो क्या कर रहा है ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब ने क्या कर दिया, पहले जो शिफ्ट आ रहा था पाथ डिफरेंस वो आ रहा था डी साइन थीटा, अभी क्या कर दिया ग्लास स्लैब ने, इतना एडिशनल ये पाथ को बढ़ा दिया, तो टोटल पाथ डिफरेंस हमारा ये आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कंडीशन आपको वही पूछी जाती है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा, फर्स्ट मैक्सिमा, मिनिमा वगैरह वगैरह, तो उनके लिए हम वही जो नॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं रिलेशन, वही यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, सही ना। सो आई विल राइट कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यही जो हमारा डेल्टा एक्स आया डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एल लैम्डा। क्लियर ना, और हमारे पास दिस इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर। और फॉर स्मॉल थीटा ये लिख सकते हैं साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, और इसको हम वाई बाई कैपिटल डी, तो यहाँ से डी वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, और वाई हमारा आ जाता है एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पहले जब कोई स्लैब नहीं थी, nth ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ पर था, इतनी दूरी पर। क्लियर। अब nth ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ पर है, ये प्लस इतनी दूरी पर, यहाँ से। समझ में आ रही चीजें, मतलब क्या हुआ कि अभी हर एक मैक्सिमा, क्योंकि ये तो n पर नहीं डिपेंड कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि हर एक जो फ्रिंज थी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, सेंट्रल मैक्सिमा भी ऊपर शिफ्ट हो गया। फर्स्ट मतलब सेंटर अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो फर्स्ट मान के लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब जिस शिफ्टिंग होगी वो एग्जैक्टली होगी, क्योंकि शिफ्ट, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न। क्लियर। और देखो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन अगर अपन को चाहिए तो उसके लिए तो क्या करना है, हमें ये देखना है बस डेल्टा एक्स मस्ट बी जीरो, तो डेल्टा एक्स ये है अपने पास, इसको सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और डेल्टा एक्स भी जीरो होना चाहिए, सही ना। तो यहाँ पे एन भी जीरो और डेल्टा एक्स भी जीरो। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाता है, डी साइन थीटा को मैं वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यहाँ से वाई आ जाता है, तो इसको अपन लिख सकते हो शिफ्ट, and that is equal to mu minus 1 into capital D into T divided by small d। तो मतलब ये हुआ स्लैब इंसर्ट करने से पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। अनदर पॉइंट, किधर शिफ्ट होता है ये भी आप थंब रूल की तरह याद रख सकते हैं, जहाँ पे आपने स्लैब रखी है वहाँ बेसिकली उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। यहाँ पे अपन ने देख सकते हैं स्लैब को क्या है ऊपर रखा है, तो इसी डायरेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा ये था पहले, अब क्या हुआ ये पाथ लेंथ को बढ़ा दिया है ना, यही तो किया है। तो अब क्या हुआ, अगर नीचे जाएंगे तो ये और बढ़ेगा, तब तो सेंट्रल मैक्सिमा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर जाएंगे तो क्या हुआ, ये बढ़ा और ये एक्स्ट्रा बढ़ा, ठीक है ना, वो बराबर हो जाएंगे, तो वहां पर अपना क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये समझ सकते हो कितने से शिफ्ट होगा, वो ये से, और किधर शिफ्ट होगा, जिस स्लैब के सामने जिस स्लिट के सामने स्लैब इंसर्ट की गई है, इज इट। सो शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन, इज इट, ऑफ स्लिट फ्रंट ऑफ which slab is placed। ठीक है ना, तो ये लाइक है स्टोरी। यहाँ की चीज़ें बहुत आसान है, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, आपको समझना जरूर पड़ेगा। नहीं समझ में आई
ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। सिंपल सी चीज़ें ये है, YDSE में हो क्या रहा है, YDSE दो अलग अलग, मतलब अगर सोर्स ले लिया, लाइट जा रही है हमारी, सेम पाथ ट्रेवल करेंगी, मतलब कि वेव दोनों सेम जा रही है, तो क्या होंगी, उसी हिसाब से वो इंटरफेयर करेंगी। अब थोड़ा सा अगर हम अनसिमेट्रिकल लेते हैं पॉइंट को, थोड़ा सा हम जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ भी बराबर पाथ, यहाँ भी बराबर पाथ, तो हमेशा जो सिचुएशन यहाँ होगी वेव डेफिनेटली सेम फेज में ही है, सही ना, तो यहाँ भी सेम फेज में होगी। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, ये वेव कम पाथ ट्रेवल करेगी, ये ज़्यादा ट्रेवल करेगी। उसकी वजह से क्या होता है, जो वेव पहले ऐसी सिचुएशन में थी वही क्या होती हैं, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करने की वजह से आगे पीछे शिफ्ट हो जाती हैं। तो अगर पहली एक वेव ऐसे है तो दूसरी वेव कुछ आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी, तो उसी की वजह से क्या होता है, हमारा फेज डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, और एम्पलीट्यूड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बोल सकते हैं बदल जाएगा। एम्पलीट्यूड बदल गया मतलब इंटेंसिटी बदल गई, तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा रिजल्टिंग वेव का, वहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमें ब्राइट डार्क इस तरह से स्पॉट्स और बेसिकली पैटर्न मिल जाता है, जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं। ये तो था बेसिक। अब यहाँ पे पूछा आपको, देखो स्टोरी क्या है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि पैटर्न बन रहा है। अब उसमें ये भी पूछ लिया था कौन से नंबर का पैटर्न कितनी दूरी पे बनेगा, इतनी दूरी पे कितना पैटर्न बनेगा, कितने फ्रिंजेस बनेगी, और फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाती है, देखो बीटा है फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। यहीं पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाती है, अगर आपको याद नहीं है तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये हो जाती है, थीटा लिख लो, दैट इज इक्वल टू बीटा बाई कैपिटल D एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल d। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि ये जो फ्रिंज विड्थ है, मान के चलो यहाँ पे एक फर्स्ट है, ये नेक्स्ट, मतलब एक जो भी है nth ऑर्डर डार्क और ये n+1 ऑर्डर डार्क, तो ये क्या हो गया, एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो इसका जो एंगुलर स्प्रेडिंग होगी उसको अपन एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये डेल्टा थीटा, तो ये हो जाती है लैम्डा बाई स्मॉल d। तो ये आ गया। अभी अपन ने देखा क्या इफेक्ट दिखा इसमें, स्लैब का। स्लैब इंसर्ट करने से कर रहे हैं, तो एक तो ये तो था कि अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं तो अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन स्लैब थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे रहा है। वो ट्विस्ट क्या आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल पाथ तो वही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपना ऑप्टिकल पाथ है वो बदल जा रहा है, सही ना। तो उसकी वजह से हमारे पास ये इफेक्ट आ जा रहा है। क्या इफेक्ट आया, वो इतना पाथ डिफरेंस आ गया एडिशनली, है ना। और ये क्या कर देता है बेसिकली, किधर, जिसके सामने स्लैब रखा है उसी पाथ को बढ़ाता है। तो अब उसका इफेक्ट देखें तो जो हमारा पूरा फ्रिंज पैटर्न था वो शिफ्ट हो जाता है। कितने अमाउंट से शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्टिंग ये है। किधर शिफ्ट होगा, जिस स्लिट की तरफ, स्लिट की तरफ जिसके सामने हमने ग्लास स्लैब रखा है। जैसे अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब ऊपर रखा है तो फ्रिंज पैटर्न सेंट्रल यहाँ पे था, अब सेंट्रल कहीं यहाँ पे बनेगा। अगर यही ग्लास स्लैब यहाँ रखते तो सेंट्रल पहले बिना स्लैब के यहाँ था, स्लैब रखने के बाद यहाँ से हटा करके अगर यहाँ रखें तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर। तो ये तो है इफेक्ट स्लैब का, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, है ना, एग्जैक्टली सेम वही रहेंगी। तो आपको पूछा सकता है सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, पहले कौन सा मैक्सिमा था, यहाँ पर पहले मैक्सिमा था, मिनिमम था, जिस पोजीशन पे अभी सेंट्रल मैक्सिमा है, कितने फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गए, कितने अमाउंट से शिफ्ट हो गए, सब कुछ अगर पूछा जाए आपको कुछ भी, देन यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर दैट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। YDSE विद ग्लास स्लैब क्यों, कैसे, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सी वन सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन YDSE विद ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर है YDSE विद स्मॉल d इक्वल टू 1 mm, सब कुछ आपको दे रखा है 1 mm, कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर, और यहाँ पे दो स्लैब ऑफ थिकनेस T1 1 माइक्रोमीटर एंड म्यू इक्वल टू 3, एंड स्लैब ऑफ थिकनेस 0.5 micrometer and mu equal to 2 are introduced in front of upper and lower slits respectively. Fine. तो यहाँ पे ये हो गया अपना सेटअप, स्लिट, और यहाँ पे भी एक स्लैब है T1 और यहाँ पर भी एक स्लैब है। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी ये है कि दोनों के सामने स्लिट रख दिया गया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ इसके लिए जो भी है, लेट्स से ऑप्टिकल पाथ 1
इसके लिए ऑप्टिकल पाथ 2, वो दोनों ही बदल जाएंगे, सही ना। तो स्लिट 1 के लिए ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया, OP1 इज इक्वल टू स्लिट 1 के लिए वो हो जाएगा S1P प्लस म्यू, मतलब यहाँ के लिए ये क्या है μ3 इंटू 1, सो बेसिकली 2 सब माइक्रोमीटर में, क्लियर। सिमिलरली S2 से जो आ रहा है पाथ, ऑप्टिकल पाथ OP2, वो मैं लिख सकता हूँ S2P प्लस दिस इज म्यू, दैट इज basically 2 minus 1 into 0.5, so it's 0.5 माइक्रोमीटर, क्लियर। तो ये देखो दोनों ही क्या हो रहे हैं, पाथ हमारे बढ़ जा रहे हैं, बट ये ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पे इफेक्ट इसका ज़्यादा आ रहा है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब क्या हो रहा है कि इसका जो स्लैब की वजह से ऑप्टिकल पाथ इंक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, तो कुछ इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी इसका इफेक्ट बच रहा है। तो फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट होगा, डेफिनेटली इस स्लैब की तरफ, दैट इज अपवर्ड, क्लियर ना। तो अभी जो ऑप्टिकल मतलब पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस, तो वो क्या लिखेंगे अपन बेसिकली S2P प्लस 0.5 माइनस S1P प्लस 2, and that comes out to be S2P minus S1P and minus 1.5, ये आ गया। अभी क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न मतलब कि ये देख लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए 0, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्या है d साइन थीटा शुड बी 1.5, साइन थीटा को अपन y बाई कैपिटल D 1.5, दिस इंप्लाइज ये माइक्रोमीटर में y इज इक्वल टू y क्या है शिफ्ट, तो शिफ्ट कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, कैपिटल D 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल d दैट इज 1 इंटू 10⁻3, clear. So this and that comes out to be basically -3, so it's 1.5 mm, इतने अमाउंट से पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा किधर, ऊपर की तरफ, इज इट। सो शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न इज 1.5 mm अपवर्ड, क्लियर। तो देखो आसान सी चीज़ें हैं, आपको लॉजिकली समझना है और दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें दैट इज कि जो YDSE है उसमें जो सोर्स अभी तक अपन सिमेट्रिकली रख रहे हैं, उसको सिमेट्रिकली ना रखने की बजाय कुछ यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, या इन्फिनिटी पे रख दिया, पैरेलली रख दिया, या इन्फिनिटी पे कुछ एंगल पे रख दिया, सो मीन्स when source is placed obliquely, तो उसको बोलते हैं अपन YDSE with oblique incidence। ओके सो नेक्स्ट YDSE with oblique incidence। तो अभी आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई, सिंपल केस यहाँ पे सिमेट्रिकली रखा गया, मतलब इधर कोई हमें झंझट नहीं पालना है, इधर किसी कुछ भी सोचना नहीं है, सब कुछ यहाँ पे कैंसल आउट है, बराबर है, दोनों पाथ बराबर हैं। इधर जो भी पॉइंट ऊपर नीचे ले रहे हैं तो उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आ रहा है, वो ही सब कुछ रोल प्ले कर रहा है इंटरफेरेंस को किसी भी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बनाने में। अभी इस सिचुएशन में जब ऑब्लिक इंसिडेंस हो जाता है तो क्या हो रहा है, जैसे वन ऑफ द पॉसिबिलिटी मैंने ये ले ली कि पैरेलल बीम आ रही है और जो कि कुछ एंगल पे है, तो एंगल पे मतलब कि सोर्स क्या हो गया इन्फिनिटी पे मतलब कि ऐसे पैरेलल बीम और ये वेव फ्रंट हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तक तो यह हो गया, ये सब कुछ सेम फेज में और बराबर आ रही चीज़ें, लेकिन अब ये जो वेव है वो यहाँ स्लिट पे एंटर कर गई, लेकिन ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पाथ डिफरेंस स्लिट के बाद आता था वो एडिशनली कुछ पाथ डिफरेंस अभी स्लिट से पहले भी आ जा रहा है, सिर्फ इतना फर्क है। अब ये जैसे इस सिचुएशन में यहाँ आ जा रहा है, कभी अगर ये सोर्स मतलब हो सकता है ऐसे आ रही हो तो वही पाथ डिफरेंस क्या होगा, इधर आ जाएगा, सही ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ सोर्स तो ये और ये ऐसे जाएंगे, तो उस सिचुएशन में भी कुछ ऐसे पाथ डिफरेंस आ जाएगा जो कि अपन को कैलकुलेट करना होगा बेसिकली। तो फर्क सिर्फ क्या पड़ा कि एडिशनली एक पाथ डिफरेंस आ जाता है जिसको आपको प्रॉपरली ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन करना है। तो अभी जैसे पैरेलल बीम है तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा एंगल, ये अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा आ जाता है। इधर की कहानी को अगर मैं भूल जाता हूँ तो ये तो क्या है, सेम वही सिचुएशन है, तो पाथ डिफरेंस विल बी दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा d साइन थीटा, सही है ना। और इधर भी, और दूसरी बात दोनों ही पाथ देखो, ये जो रे S2 से जा रही है उसी में आ रहा है,
सही ना। तो यहाँ पे जो हमारा पहले पाथ डिफरेंस आता था डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, है ना, वो अब आ जाएगा बेसिकली डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। क्लियर ना। तो ये आ गया, इसको ये लिख सकते हैं डी साइन अल्फा, और ये कितना है डी साइन थीटा। तो टोटल पाथ डिफरेंस, क्योंकि दोनों क्या है इधर से जो रेज आ रही है उसी में एडिशनल हुए हैं, तो इसलिए ये क्या आ गया टोटल पाथ डिफरेंस आ गया। अब इसको आप लिख देंगे वही सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये 0 होना चाहिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, nth मैक्सिमा के लिए इट शुड बी n लैम्डा। बाकी कहाँ है नहीं, सब कुछ सेम है। फ्रिंज विड्थ क्या होगी वो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिंज विड्थ वही सेम, n का पोजीशन n-1 का या n+1 का, और दोनों की पोजीशन को मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपकी फ्रिंज विड्थ आती है। मतलब रिमेनिंग बाकी जो भी चीज़ें आ रही हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं। अब जैसे ये सिचुएशन है यहाँ पे, करेक्ट ना, तो ये 0 होना चाहिए, थीटा मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया है, तो पहली बात तो क्या 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अगर मैं बात करता हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है ना, तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स्ट्रा S2 में आ रहा है। अगर कहीं इधर ऐसी पॉइंट बनता है कि जहाँ पे S1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैंसिल हो जाएंगे, तो वहीं पे तो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि देखो कुछ इधर कहीं पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है इधर S2 से एक्स्ट्रा हो रहा है और इधर क्या होगा S1 का एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो जो थीटा नीचे की तरफ मतलब कुछ नेगेटिव यहाँ पे माइनस थीटा प्राइम हुआ, वहाँ पर क्या होगा दोनों पाथ एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब आ जाएगा। तो इसके लिए डेल्टा एक्स बराबर सिंपल सा 0 कर दो तो वो आ जाएगा, डी कैंसिल कर देते हैं, साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, मतलब कि ऊपर की तरफ तो मतलब एग्जैक्टली नीचे की तरफ माइनस अल्फा, मतलब अल्फा मैग्नीट्यूड एंगल पे जो एंगुलर पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। और nth ऑर्डर मैक्सिमा मिनिमा सेम कंडीशन, सब कुछ सेम, डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू एन लेमडा। ये तो क्या है कांस्टेंट, इसको इधर भेज दो है ना, तो डी बाय की पोजीशन वही आ जाएगी एन लेमडा माइनस डी साइन अल्फा, और y बराबर nth ऑर्डर का मैक्सिमा की एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस डी कैपिटल डी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो ये तो आ गया आपका nth ऑर्डर मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ पोजीशन। क्लियर। ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए है ना, कहीं से कुछ भी लाइक इधर से आ रही है रे, इधर से आ रही हो, कुछ पॉइंट सोर्स को मतलब लाइक कहीं अनसिमेट्रिकली रख दिया गया हो, तो आपको सिंपल सा ये है कि इधर की कहानी हमेशा वही रहने वाली है। ये इधर जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल पाथ डिफरेंस आ रहा है वो आपको समझ करके कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात किधर ऐड करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से अगर ये पैरेलल रेज इंसिडेंट होकर आती हैं, जस्ट इमेजिन इट, ये स्लिट्स हैं अपनी है ना, स्लिट S1 S2 और रे इधर से पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या होगा पाथ डिफरेंस ये आएगा, क्लियर, ये जो भी है एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डी साइन अल्फा। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ पी पे, तो अभी देखो इधर क्या हो रहा है, ये जो पाथ डिफरेंस आएगा डी साइन थीटा, तो अब जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स इस सिचुएशन में, डेल्टा एक्स एट पॉइंट पी विल बी डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एस स्लिट से पहले इधर एक्स्ट्रा ट्रेवल हो रहा है, बाद में ये, तो इफेक्टिवली जो डिफरेंस होगा वो अपना टोटल पाथ डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कंडीशन बाकी, अब आपको किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ ली जाए, नेट पाथ डिफरेंस आ गया, क्लियर ना, पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई आ गया। और आई इंटेंसिटी अपन को मालूम है क्या हो जाती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 रूट में इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई, इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू। I1 I2 क्या है, इंटेंसिटी फ्रॉम स्लिट 1 एंड 2। इसी में ये भी अपन एक रिलेशन देखते हैं कि अगर है ना, यही इसी रिलेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ
इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 है, मतलब दोनों स्लिट से जो लाइट जा रही है, रेज जा रही हैं, मतलब वेव जा रही है, उनकी इंटेंसिटी अगर बराबर है और वो I0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, I0 प्लस 2, ये रूट आई नॉट मतलब I0 इंटू कॉस फाइव डेल्टा फाइव। उसको रीअरेंज करके हम लिख लेते हैं I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2, वे डेल्टा फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। तो ये अपने पास जनरल एक्सप्रेशन आ जाए। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो आपको किसी भी पॉइंट पे क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी कितनी हो गई। यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिटी इतनी कहाँ हो गई, मतलब एनीथिंग शुड बी आस्क्ड, लाइक यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर दैट। तो ये तो हो गया आपका ऑब्लिक केस इंसिडेंट। अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और कुछ कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। वो क्या है, मतलब लाइक मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। एक और केस जो YDIC में आता है थोड़ा सा चेंज करके, वो ये होता है कि YDIC वेयर लाइक दिस इज द स्क्रीन एंड सोर्सेस आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। सो दिस, ये स्क्रीन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उस लाइन के अलोंग रख दिया गया है। अभी तक क्या था कि स्क्रीन के फ्रंट पे दो सोर्सेस रखे जा रहे थे, अभी इस तरह से। तो अब यहाँ पर भी कुछ वही चीज़ें तुम्हें पूछी जाएंगी कि ये यहाँ पे कौन से ऑर्डर का मैक्सिमा, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा, कौन सा मैक्सिमा। तो देखो इसको समझना बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना है कि रेज यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है स्क्रीन पे, और एक इस सोर्स से यहाँ जा रही हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डी के बराबर आ जाएगा। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू डी फॉर दिस। और ये आप समझ सकते हो कि अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूँ, ऑलमोस्ट ये स्क्रीन इन्फिनिटी पर है, तो वो क्या होगी, दोनों रेज ऑलमोस्ट पैरेलल जाएंगी। वहाँ पे क्या होगा, पाथ डिफरेंस आपका जीरो होगा। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होता है ना, जैसे पहले जो सिंपल वाला केस होता है, ये स्लिट S1 है, ये S2 है, तो यहाँ पे जो सेंटर है स्क्रीन का, वहाँ पे जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा होता है, ऑर्डर मैक्सिमा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में जो ये वाला मैक्सिमा मिनिमा बनेगा उसके लिए पाथ डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा होगा वो हाईएस्ट होगा। इज इट हैज़ हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अगर मैक्सिमा बनता है, ये भी ध्यान रखने का। अब मैक्सिमा बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कि अगर डी जो है पाथ डिफरेंस आएगा इस पॉइंट के लिए, वेदर इट्स मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो मैक्सिमा बनेगा, और डी इक्वल टू 2n प्लस या -1 लैम्डा बाई 2। तो इस केस में क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा ऑन सेंटर ऑफ स्क्रीन। क्लियर। तो ये भी एक अलग सिचुएशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे आपको पूछ ली जाती है वो ये रहता है कि इस सिचुएशन में जो आपकी स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनेंगी उनका शेप कैसा रहेगा। ये थोड़ा सा मतलब लाइक आपको इमेजिन करने का प्रॉब्लम रहता है, अदरवाइज डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इसको ऐसे समझो कि ये बोर्ड है तुम्हारा, वो स्क्रीन है, और जो सोर्सेस हैं है ना, वो ये स्क्रीन हो गया तुम्हारा, ये सेंटर हो गया स्क्रीन का, और इसके लाइन के अलोंग मैंने सोर्सेस को यहाँ पर रख दिया है। तो एक सोर्स यहाँ पर रख दिया, एक सोर्स यहाँ पर रख दिया है। क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये तो सीधा सेंटर हो गया, जो भी ये पाथ डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। अगर ये लैम्डा का मल्टीपल है तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, लैम्डा बाई 2 का तो यहाँ पे डार्क स्पॉट बन जाएगा। क्लियर। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, कहीं भी यहाँ जनरल, या यहाँ पर लेता हूँ, या यहाँ पर लेता हूँ, या यहाँ पर लेता हूँ, तो ये देखो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि यहाँ से दूरी, ये दूरी इस पॉइंट की, यहाँ से इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, सभी पॉइंट की दूरी क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इस पॉइंट से सोर्स से और इस सोर्स से भी। तो इसके लिए क्या होगा कि ये सभी जो एक्चुअली में क्या होगा, एक सर्कल लाई करेगा, जहाँ पे क्या होगा, किसी भी पॉइंट के लिए अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूँ दोनों सोर्सेस से वो बराबर आएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ अगर ब्राइट है तो यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट। सिमिलरली अगर यहाँ डार्क है तो हर एक पॉइंट पे डार्क। मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में जो हमारा फ्रिंज पैटर्न बनता है, they are circular rings actually with center at here, is it? So fringe pattern here, fringe pattern is
सर्कुलर रिंग्स विद सेंटर एट ओ, अगर मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछ ली जाती है कि फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा, सर्कल, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू दिस दैट, एंड ये समझना आपको ज़रूरी होता है। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। जो भी होगा ये जो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर ये पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा का मल्टीपल हो गया तो मैक्सिमा होगा, और वो भी हाईएस्ट ऑर्डर का। और यही चीज़ अगर ये लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल आ गया ऑड, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा होगा। क्लियर ना? ओके, इन्फिनिटी पे आप ये समझ लो कि हमेशा क्या होगा, मैक्सिमा ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे इनका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी भी जनरल अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो उस सिचुएशन में ये अगर छोटा थीटा लेते हैं तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा ये आ जाता है, दैट इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो इसको भी हम थीटा ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया डी, तो ये हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारा डी कॉस थीटा पाथ डिफरेंस। अब डी कॉस थीटा तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ये क्या होगा, मैक्सिमा लाइक जो भी है डी कॉस थीटा की वैल्यू लेमडा का मल्टीपल है, लेमडा बाई 2 का मल्टीपल है, उसके हिसाब से हम क्या हो सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। और यहाँ का ऑर्डर देख लेते हैं, सही ना। और फिर यहाँ पे जैसे मान के लिए यहाँ पे 100 थे, क्लियर, और यहाँ का क्या हो रहा है ऑर्डर, मान के लिए 40 है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 60th नंबर का, और सेंटर एकदम हाईएस्ट से ये 40th ऑर्डर मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर? तो और बाकी इंटेंसिटी तो सेम चीज़ है, ये पाथ डिफरेंस आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस आ गया तो आपके पास इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा। इंटेंसिटी अगेन वही आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू और 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई या 5/2, ये अपना इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर तुम्हें मालूम है दोनों सोर्सेज से, जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर बेसिकली इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सिमिलरली थोड़ी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, मॉडिफाई कर दी जाती हैं, वो आपको प्रॉब्लम में, बट ओवरऑल कंडीशन ये है कि आपको अगर ये पता है कि इफेक्टिवली या वाईडीएससी सेटअप क्या है, कैसे चीज़ें फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, क्या है इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट की, नंबर ऑफ फ्रिंज शेप पैटर्न, और लाइक ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, स्लैब इंसर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। इसमें एक और जो कंडीशन आती है वो ये रहती है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक सर्कल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर जो है सर्कल का उसके सिमेट्रिकली अपन ने दो सोर्सेस S1 S2 को रख दिया है कुछ डी सेपरेशन पे। क्लियर? और इस सिचुएशन में ये इसको आप एक एग्जाम्पल भी इस तरह समझ सकते हैं, या फिर एक थियोरेटिकल पार्ट भी समझ, एक अप्रोच है कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, डी, अब मैं डी को आपको दे सकता हूँ, डी इज इक्वल टू लेट्स से 3 लैम्डा। ओके, तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट लाइक ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे सर्कल के सरकमफेरेंस पे, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने मैक्सिमा होंगे, कितने मिनिमा होंगे, ये सब चीज़ें आपको पूछ ली जाती है। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान सा केज है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं, इसको समझते हैं तो। देखो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ से रेज जो जाएंगी, वेव्स आएंगी इस पॉइंट पे, कैन यू जस्ट इमेजिन द पाथ डिफरेंस विल बी व्हाट, 0 इस कंडीशन में। तो पाथ डिफरेंस 0 है तो डजेंट मैटर कि डी कितना है, इस पॉइंट पे तो हमेशा मैक्सिमा बनेगा, और इस पॉइंट पे भी हमेशा मैक्सिमा ही बनेगा। क्लियर? इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस आएगा इस पॉइंट के लिए वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी। तो अगर मैं कहता हूं ये वाली कंडीशन कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डी है, और डी कितना है 3 लैम्डा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वेव्स आएंगे उनके बीच का फेज पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 3 लैम्डा, और जब 3 लैम्डा है तो क्या होगा, मैक्सिमा बनेगा। सो यहाँ पर भी अपने पास मैक्सिमा आ गया। और दूसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, तो अब ये 0 से 3 लैम्डा पहुंच रहा है तो क्या हो रहा होगा, 0 से किसी पॉइंट पे ये लैम्डा हुआ होगा, किसी दूसरे पॉइंट पे 2 लैम्डा हुआ होगा, फिर पॉइंट पे 3 लैम्डा हुआ होगा।
क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए मैक्सिमा, बीच में क्या हो गए 2 और 1 2 यहाँ पर, तो हर एक यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 4 तो देखो 1 2 3 4 ये कॉर्नर पे आ गए बेसिकली, आई मीन लाइक डायगोनल पे समझ सकते हो, और 2 2 बीच में आ रहे हैं, तो टोटल मैक्सिमा कितने आ जाएंगे यहाँ पे, टोटल मैक्सिमा या फिर ब्राइट स्पॉट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, इज इट, ऑन circumference of the circle, तो वो कितने आ जाएंगे, दैट वुड बी 12। कैसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आ गया सब 4 और 2 4 6 8, तो 8 + 4 अपने 12 आ गए। तो यहाँ पे ऐसे अब हर एक यहाँ से 0 पाथ डिफरेंस, तो बीच लैम्डा हुआ है तो यहाँ पे क्या λ/2 हुआ होगा, 3 λ/2 5 λ/2, ऐसे 3 यहाँ पे मिनिमा, तो 3 मिनिमा यहाँ, 3 मिनिमा यहाँ, 3 मिनिमा यहाँ, 3 × 4 तो क्या आ गए 12 मिनिमा भी आ गए। तो टोटल मिनिमा भी कितना आ जाएंगे मिनिमा, तो वो भी 12 आ गए। तो यहाँ पर देखो ये भी एक सेटअप रहता है, एक मॉडल रहता है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी। आपको ये 3 लैम्डा की जगह हो सकता है λ/2, यहाँ हो सकता है 5 λ/2, आई मीन कुछ और चेंजेस कर दिए जाएंगे, किसी क्वाड्रेंट में पूछ लिया जाएगा, किसी इस क्वाड्रेंट में पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी पार्टिकुलर एंगल पे तुम्हें इवन इंटेंसिटी भी पूछी जा सकती है। डी दे दिया आपको और डी से यहाँ पे ओके जो इस सिचुएशन में अजम्पशन हम लेते हैं वो ये है कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, क्लियर ना। तो मतलब ये जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है और रेडियस तो बहुत बड़ी है, मतलब दूर है। अब किसी पार्टिकुलर एंगल पे मैं पूछता हूँ कि लेट्स से एट एंगल थीटा विद दिस व्हाट इज द इंटेंसिटी, सही है ना। जैसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना, यू कैन इमेजिन, एक्चुअली तुम खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो। आपको चीज़ों को समझना है कि क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि अब मैं फाइंड इंटेंसिटी एट एंगल थीटा, तो मैं एक्सप्रेशन ही लिख दे रहा हूँ एट एंगल थीटा, क्लियर ना, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब थीटा एंगल पे आप बात करोगे यहाँ पर, क्लियर, ये S1 S2 दिस इज पॉइंट जो कि एंगल थीटा पर है, तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया, ये आ गया Δx जो कि कितना हो गया d cos थीटा, क्लियर, d cos थीटा आ गया मेरा पाथ डिफरेंस। तो Δx = d cos थीटा पाथ डिफरेंस आ गया। तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा 2π/λ × Δx, ये क्या आ गया अपने पास फेज डिफरेंस आ गया। और देखो अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी I0 है, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो हम लिख सकते हैं I = I0, इज इट, मतलब 4I0 cos स्क्वायर Δφ/2 यहाँ पे रख देते हैं, सिंपल अपने पास क्या आ जाएगा इंटेंसिटी आ जाएगी किसी भी पॉइंट पे। तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड टू यू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लॉजिकली एकदम समझना होगा। हाँ, यहाँ पे अगर जो रेज हैं, मतलब वेव होती है, अपना वेव ऑप्टिक्स है, तो लाइट यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं वेव नेचर। वेव नेचर में क्या होता है, रेज अगर रिफ्लेक्ट होती हैं डेंसर मीडियम से तो फेज डिफरेंस भी आ जाता है पाई का, सही ना। रिफ्लेक्शन अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोई फेज नहीं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो टॉपिक्स हैं, कंडीशन है, मतलब YDSC है, उसको आपको समझना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मूला यू मस्ट रिमेंबर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, फेज पाथ रिलेशन उन सब का दैट शुड बी क्लियर, coherent sources and different possible situations of YDSC. So this is all। और ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है अभी तक आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से समझ लो कि एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आना ही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। बहुत रेयरली होता है कि जहाँ किसी भी ईयर में लाइक कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जा रहा है, नहीं तो एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चल लो कि IIT में इससे आएगा। सो इट्स लाइक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम टाइम में आप स्टडी करके डेफिनेटली एक क्वेश्चन को श्योर। क्योंकि दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं IIT में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट आपको आता है, तरीका आता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। सो
that is all about this. You keep trying more problems and keep revising. Remember the formulas, remember the condition and understand it logically, कि चीज़ों को थोड़ा सा इमेजिन करो कि हाँ ये सिचुएशन है, एग्जैक्टली यहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है. ट्राई टू फील इट एक्चुअली. आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीज़ें कि क्या क्या कौन सी सिचुएशन है, एंड देन यू विल फाइंड इट वेरी इजी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिवीजन लेक्चर. आई होप you enjoy it, and thank you. That's all.